हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कैसे कवर करेंगे? छोटे छोटे 10 टॉपिक्स में कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, केमिकल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन। फिर 2 वीडियो हम बनाएंगे अप्लाइड एस्पेक्ट में, और इसमें हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, तो 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं रेस्पिरेशन के। देखिए, इस डायग्राम से हम इन कंपोनेंट्स को याद करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। आप पूछोगे पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई, ये होता है पहला कंपोनेंट रेस्पिरेशन का। कौन होता है पहला कंपोनेंट रेस्पिरेशन का? पल्मोनरी वेंटिलेशन। अभी पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई। ये समझ आ गया। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है रेस्पिरेशन का, वो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। तीसरा कंपोनेंट आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा कंपोनेंट होता है रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। ठीक, रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। आप समझ गए, 4 मेजर कंपोनेंट आपको रेस्पिरेशन की याद हो गए। ये है पहला, एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। ये है दूसरा, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में एक्सचेंज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। यह है तीसरा, ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। और यह है चौथा, रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। तो यह 4 मेजर कंपोनेंट्स रेस्पिरेशन के। तो इसके बाद हम क्या जाएंगे? इसके बाद हम जाएंगे अपनी रेस्पिरेटरी ट्री पे। तो रेस्पिरेटरी ट्री को हमने जनरेशन 0 से जनरेशन 23 तक डिवाइड किया है। ठीक, तो इसमें क्या मेन 2 जोन्स होते हैं? एक होता है कंडक्टिंग जोन, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन, जिसको हम रेस्पिरेटरी यूनिट भी कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा ट्रैकिया होता है, सबसे पहले क्या होता है? ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया से क्या बनते हैं? 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं। तो ट्रैकिया को हम बोलते हैं जनरेशन 0, प्राइमरी ब्रोंकाई को हम बोलते हैं जनरेशन 1। ऐसे ही जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो जनरेशन 16 में आते हैं। और ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आता है कंडक्टिंग जोन में। तो जनरेशन 0 से लेकर जनरेशन 16 तक आता है कंडक्टिंग जोन में। या तो हम ये कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आ सकता है कंडक्टिंग जोन में। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी जोन है या रेस्पिरेटरी यूनिट है, उसमें आता है जनरेशन 17 टू 23। ठीक, इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स आते हैं और एल्वियोलाई आता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट या रेस्पिरेटरी जोन पे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे कि इसमें आती है जनरेशन 17 से 23 हमारी रेस्पिरेटरी ट्री की। इसके बाद इसमें इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी, एल्वियोलर डक्ट्स भी और एल्वियोलाई भी। ये समझ आया? रेस्पिरेटरी ट्री को हमने कैसे इन जनरेशन में डिवाइड किया, ये हमने समझा। देखिए, इसके बाद हम और एक टॉपिक पढ़ते हैं। ये क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बताओ, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में हम ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम याद रखेंगे कि जो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इसकी 6 लेयर्स होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि 6 लेयर्स होती है तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत मोटी होती होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होता है? वो मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ब्लड वेसल और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ये बहुत ही पतली होती है, नियर अबाउट 0.6 माइक्रोमीटर थिक होती है। देखिए, इसके बाद इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की हम क्या देखते हैं? लेयर्स देखते हैं। सबसे पहली लेयर ये क्या है? ये एल्वियोलाई है। यहां से अब ब्लड वेसल है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले क्या होती है? एक थिन लेयर होती है सरफेक्टेंट की। उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर होती है, अगर हम ब्लड वेसल की तरफ जा रहे हैं, ठीक, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है एल्वियोलर एपिथेलियम। उसके बाद तीसरी लेयर क्या होती है? एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। के बाद चौथी लेयर क्या होती है? चौथी लेयर होती है थिन स्पेस बिटवीन एल्वियोले एंड द ब्लड वेसल। पांचवी लेयर क्या होती है? ब्लड वेसल का बेसमेंट मेम्ब्रेन। और छठी लेयर क्या होती है? कैपिलरी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। ठीक, आपको याद रहा क्या क्या है? पहली लेयर है सबसे बाहर सरफेक्टेंट की, एक पतली सी लेयर।
ठीक। इसके बाद कौन, इसके बाद है जो एल्वियोले है उसका एपिथेलियम, एल्वियोलर एपिथेलियम। इसके बाद एल्वियोले की बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद स्पेस बिटवीन एल्वियोले एंड द कैपिलरी, उसके बाद कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी की एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। ठीक। जब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए ये डायग्राम बनाइएगा और इसको ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, ये समझ आ गया। अब इस पहले वाले टॉपिक में क्या रह गया, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ लंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या देखते हैं, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन देखते हैं लंग्स का। इसमें हम देखेंगे फिल्ट्रेशन, इम्यून फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन, एसिड बेस बैलेंस, और आखिरी में देखेंगे फोनेशन में कैसे लंग्स हेल्प करती है। देखिए सबसे पहले आते हैं फिल्ट्रेशन पे। तो लंग्स फिल्ट्रेशन करती है, कैसे फिल्टर करती है मैं आपको बताता हूं, बाय टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन इन एयर पैसेजवेज। आप पूछोगे ये टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन क्या होता है। मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारा ट्रैकिया, ये है मेन ब्रोंकाई, ये भी है मेन ब्रोंकाई, और उसके बाद जो बाकी सेगमेंटल ब्रोंकाई, लोब्यूलर ब्रोंकाई, ये वो है। ठीक। मान लीजिए एक डस्ट पार्टिकल छुपा है एयर में, वो डस्ट पार्टिकल आता है एयर के साथ आता है, जो एयर है, एयर अपनी डायरेक्शन यहां पे जल्दी चेंज कर लेती है, लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल है ये डायरेक्शन को जल्दी चेंज नहीं कर पाता। इसी कारण ये क्या, इस पैसेज वे के वॉल्स के साथ टकरा के वहीं पे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन होने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक, ये तो पहले इसको जो म्यूकस वहां पे होता है वो उसको ट्रैप कर लेता है, उसके बाद सीलिया के थ्रू उसको कहाँ भेज देता है, फेरिंग्स में भेज देता है, और फिर वो स्वेलो हो जाते हैं। आपको समझ आया फिल्ट्रेशन वाला। फिल्ट्रेशन कैसे होता है, थ्रू टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन इन एयर पैसेजवेज। तो ये आपको समझ आया अच्छे से। ठीक। तो देखिए अब हम देखते हैं इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन में क्या होते हैं, जो लंग्स में होते हैं एल्वुलर मैक्रोफेजेस, जो पार्टिकल्स को ट्रैप करके उनको रिमूव करवाते हैं थ्रू लंग लिम्फेटिक्स। तो ये है इम्यून फंक्शन। यही हमने इसमें कहा, पार्टिकल्स एंट्रैप्ड इन एल्वुले आर रिमूव्ड बाय द एल्वुलर मैक्रोफेजेस एंड आर कैरीड अवे बाय लंग लिम्फेटिक्स। आपको फिल्ट्रेशन और इम्यून फंक्शन अच्छे से समझ आया। इसके बाद देखिए अब बाकी तीन फंक्शंस आसान है। सबसे पहले मेटाबॉलिक फंक्शन। लंग्स में क्या होता है, लंग्स सेक्रीट करती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक, जिसको हम ACEV कहते हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे रीनल फिजियोलॉजी में। इसके बाद लंग्स हेल्प करती है इन मेटाबॉलिज्म ऑफ सेरोटोनिन, इस पॉइंट को भी चाहे तो याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए एसिड बेस बैलेंस में भी लंग्स हेल्प करती हैं। अगर लंग्स CO2 को क्या कर रही है, इलिमिनेट कर रही है, ज्यादा इलिमिनेट करेगी, कम इलिमिनेट करेगी, तो उससे जो एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन होता है। ठीक। तो ये भी आप याद रखिएगा, लंग्स का जो फोर्थ नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो है एसिड बेस बैलेंस। तो देखिए अब आखिरी पांचवा फंक्शन जो है वो है लंग्स हेल्प इन फोनेशन। तो ये फोनेशन क्या होती है और लंग्स इसमें कैसे हेल्प करते हैं। देखिए जो हमारी स्पीच होती है वो स्पीच दो पार्ट्स से फॉर्म होती है। सबसे पहले फोनेशन, दूसरा आर्टिकुलेशन। अब ये फोनेशन क्या होता है, देखिए हमारे लैरिंग्स में वोकल फोल्ड्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फोनेशन। ये समझ आ गया कि लैरिंग्स में वोकल फोल्ड्स होते हैं, उनके वाइब्रेशन को फोनेशन बोलते हैं। अब जो ही ये फोनेशन होती है उसके बाद जो हमारे माउथ के स्ट्रक्चर्स है वो असिस्ट करते हैं इस वाइब्रेशन को थोड़ा मेंड करके एक प्रॉपर साउंड या स्पीच में कन्वर्ट किया जाए। समझ आ गया ये। अब आप पूछोगे कि ये तो लैरिंग्स में प्रेजेंट वोकल कॉर्ड्स फोनेशन करा रहे हैं, तो लंग्स का क्या रोल। देखिए लैरिंग्स में जो वोकल फोल्ड्स हैं उनका वाइब्रेशन कैसे होगा, जब अंदर से जो हमारी लंग्स में जो एयर है वो बाहर आएगा, वो बाहर आने के बाद जब लैरिंग्स को स्ट्राइक करता है उसके बाद ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए हमने कहा कि लंग्स हेल्प इन फोनेशन। अब ये क्या कह रहे हैं, ईयर फ्रॉम द लंग्स दैट रीच द लैरिंग्स हेल्प इन इट्स वाइब्रेशन, यही हमने कहा, और उसी को तो हम फोनेशन कहते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा इस वाले टॉपिक में। इस वाले टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन, वो आपको अब अच्छे से आते हैं। आपने पढ़ी रेस्पिरेटरी ट्री, वो भी आपको अब अच्छे से आती है। उसके बाद आपने क्या पढ़ी, उसके बाद आपने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ी, वो भी आपको अच्छे से आती है। और अब ये 5 नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ लंग्स, जिसमें आपने फिल्ट्रेशन पढ़ा बाय टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन इन एयरवे पैसेजेस, उसके बाद इम्यून फंक्शन पढ़ा, उसके बाद मेटाबॉलिक फंक्शन पढ़ा, एसिड बेस बैलेंस पढ़ा, और आखिरी में क्या पढ़ा, जो लंग्स है ये फोनेशन में हेल्प करते हैं।